हेलो बच्चों, ये मेरे पास क्लास 10th का अनसॉल्व पेपर है और साइंस का। मेरा नाम है अमन। मैं आपको 2025 के अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आज सेट 1 लेता हूँ। सेट 1 का सेट सीजे। यदि आपके पास पुराने पेपर्स हों तो देख सकते हैं। दो 2025 सेट 1, सेट का नाम है सीजे। पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको पता होगा कि आपके बोर्ड में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। पहला प्रश्न है, किसी बिंब, कभी भी आपको बिंब दिखे तो बिंब का मतलब आपको समझना है वस्तु। बिंब को आपको समझना है वस्तु। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होगी? तो वैसे चाहे तो मैं आपको सीधे आंसर भी बता सकता हूँ। इसका आंसर है मुख्य फोकस दर्पण का ध्रुव और दर्पण के फोकस के बीच। लेकिन फिर ये तो पीछे आंसर भी लिखे, सीधे भी याद किया जा सकता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यदि आपको 100% इफ़िशियंसी चाहिए है इस क्लास की जो मैं ले रहा हूँ और आप देख रहे हैं, तो पूर्णतः पढ़ने के लिए अपन लोग पूरा ख़त्म करेंगे। पूरा का मतलब पूरा, मतलब क्वेश्चन तो एक छोटा सा था। अवतल दर्पण की एक स्थिति पूछी थी और उसने सीधा सीधा आंसर था, लेकिन वो फील नहीं आएगा और आगे क्वेश्चन और भी होंगे। तो आप लोगों को और अच्छी तैयारी के लिए पूरा ख़त्म करते हैं। तो अवतल दर्पण की कुल 6 कंडीशन बनती हैं। अवतल दर्पण की कुल 6 कंडीशन बनती हैं। पहला है, टोटल 6 कंडीशन है। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है कि जब, अब सारी बात अवतल दर्पण की कर रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो देखेंगे एक बार। ये मैंने नहीं, ये वाला, ये मैंने अवतल दर्पण बना दिया। और आपको पता होगा अवतल दर्पण से बीचों बीच एक लाइन निकलती है। इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। तो आपको याद रखना है कि यदि वस्तु प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं, यानी कि वस्तु अनंत पर रखी हो, जैसे कि अपना कंडीशन 1 थी, तो प्रकाश की किरणें अनंत से आएंगी और दर्पण से टकराएंगी। सेम तरीके नीचे से भी होगा, अनंत से आएंगी और दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर आती हुई दर्पण से टकराएंगी। यहाँ पर अपना मुख्य फोकस होगा, जिसको एफ से प्रदर्शित करेंगे, और इस यहाँ पर आपका सी होगा वक्रता केंद्र। आगे चल के क्वेश्चन आएगा तो आगे भी तैयारी हो जाएगी। अभी आपको सिर्फ स्थिति के बारे में बता रहे हैं। तो दर्पण से टकरा कर मुख्य अक्ष से निकल गई। यानी कि पहली कंडीशन है अपनी कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब के क्या हाल होंगे, प्रतिबिंब के क्या हाल होंगे, अपन को ये देखना है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब अपना बनता है कहाँ पर? मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। छोटा होगा, बड़ा होगा, तो बहुत छोटा होगा। अपन को लिखना है बहुत, वस्तु से बहुत छोटा होगा। और क्या कंडीशन होगी? और कंडीशन ये होगी कि यदि हमारा प्रतिबिंब ये दर्पण के राइट साइड बनता है तो हमारा प्रतिबिंब होगा आभासी, और यदि दर्पण के लेफ्ट साइड बनता है तो होगा वास्तविक।
तो देखो यहाँ पर बनाना तो हमारा प्रतिबिंब होगा वास्तविक। और क्या कर सकते हैं, तो देखो ये अपना मुख अक्ष हो गया और दर्पण हमारा प्रतिबिंब हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा मुख अक्ष के नीचे, है ना। तो तीसरी कंडीशन है उल्टा, तीसरी कंडीशन है उल्टा। 1 2 3 4 बस। चलो स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 अवतल दर्पण की ही बात करेंगे अभी। अवतल दर्पण में हमारी वस्तु रखी हो अनंत, अवतल दर्पण में अनंत वस्तु, अनंत व वक्रता त्रिज्या के बीच रखी हो। जब हमारी वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच रखी हो तब क्या कंडीशन होगी, तो देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक दर्पण बना लिया है जिसको आप बोलेंगे अवतल दर्पण। मैंने बीचों बीच एक मुख अक्ष बना लिया है, दर्पण के थोड़ी सी दूर में बना लिया F जिसको मुख्य फोकस कहते हैं, और यहाँ पर सेम दूरी जितनी इस वाले बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। यहाँ से यहाँ जितनी भी दूरी होगी F से C तक सेम उतनी ही दूरी होगी। पहली कंडीशन क्या थी, हमने अनंत पर वस्तु रखी थी। दूसरी कंडीशन है हमारी अनंत और C के बीच में, यहाँ पर कहीं पर हमने वस्तु रखी। तो हमको देखना है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो देखेंगे वस्तु हमारी रखी है अब C और अनंत के बीच में, तो ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई और मुख्य फोकस से दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर निकल गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन इस C से निकलेंगी। हमारी प्रकाश की किरणें C से निकली और वहीं पर वापस निकल गई। ये दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर टकराई, C और F के बीच में। कहाँ पर टकराई, C और F के बीच में। अब आपको समझ लेना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखी हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है, हमारा प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या व मुख्य फोकस के बीच कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। हमने इस वाली कंडीशन में लिखा था वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे वस्तु से छोटा, बहुत नहीं लिखेंगे, वस्तु से छोटा। और क्या लिख देंगे, यदि हमारा इस साइड बनता तो हम कहते हैं आभासी, बना है हमारा इस साइड तो लिखेंगे आभासी, आभासी नहीं वास्तविक, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। चलो तीसरी कंडीशन देख लें। चलो स्थिति नंबर 3 देख लें। स्थिति 3 देख लेंगे। तो तीसरी कंडीशन है अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं अपन लोग C से। चलो आगे सॉल्व करते हैं। एक बना लिया मैंने दर्पण, एक मैंने दर्पण बना लिया और बीचों बीच से एक लाइन खींच दी, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। पहले भी बता चुके हैं। ये होगा अपना दर्पण का ध्रुव जिसको P से प्रदर्शित करेंगे। दर्पण के ध्रुव से कुछ दूरी पर एक पॉइंट होगा जिसको मुख्य फोकस कहते हैं और F से प्रदर्शित करते हैं। और P से F के बीच जितनी दूरी होगी F से C के बीच उतनी दूरी होगी, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। हमारा वस्तु अब तीसरा कंडीशन है, तो वस्तु रखा है C पर यानी कि वक्रता
केंद्र पर प्रकाश की किरणें आती है मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य फोकस से होकर निकल गई। दूसरी कंडीशन ये है कि वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें आएगी मुख्य फोकस से होकर और मुख्य अक्ष के समांतर यूं निकल जाएंगी। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर। हमारा प्रतिबिंब बनेगा सी पर। तो आपको याद रखना है, रखना है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखी हो तो प्रतिबिंब हमारा बनता है वस्तु के बराबर और उल्टा वास्तविक या आभासी। वास्तविक, अगला क्या था? वस्तु के, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वस्तु के बराबर, ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट स्थिति नंबर 4। स्थिति नंबर 4 क्या है? अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में। अपनी चौथी कंडीशन आ गई है ए। तो वही बात बना लेंगे एक दर्पण जिसको अवतल दर्पण, बीचों बीच एक लाइन, इस लाइन को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। सेम दूरी पर इसको क्या बोलेंगे? पी। इसको क्या बोलेंगे? एफ। इसको क्या बोलेंगे? सी। अब हमारी चौथी कंडीशन है सी और एफ के बीच वाली। प्रकाश की किरणें आई मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराई और कहाँ से निकल जाएंगी? मुख्य फोकस से। अगली कंडीशन क्या है? मुख्य फोकस से होकर निकलेंगी और मुख्य अक्ष के समांतर। इस लाइन को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, कुछ ऐसे। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और सी के बीच में, कुछ ऐसे। ठीक है, एक छोटा सा लाइन टेढ़ा हो गया, लेकिन जब आप पटरी से करेंगे तो सीधा आएगा। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमारा प्रतिबिंब कंडीशन क्या आती कि अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र व अनंत, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। अच्छा बताएंगे सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा? तो भैया उल्टा बनेगा। अच्छा बताएंगे वस्तु से छोटा बनेगा या वस्तु से बड़ा बनेगा? तो सी तक वस्तु के बराबर बनता है। अब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि इस साइड बनता तो आभासी बनता, इस साइड बना है तो कैसा बनेगा? वास्तविक। बहुत 1 2 3 4। अब स्थिति नंबर 4 नहीं 5। टोटल 6 स्थितियां थी ना, अपन ने 4 पर बात कर ली है। अब देखिए 5वीं कंडीशन, अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ रखी हो? अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य, अभी तक अपन लोग ने मुख्य फोकस और सी के बीच रख ली ना, वस्तु रखेंगे मुख्य फोकस पर। कहाँ रखेंगे? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को प्रदर्शित करते हैं एफ से। ये मैंने दर्पण बना लिया। इस दर्पण को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। बीचों बीच लाइन बना ली, इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। दर्पण से एक दूरी पर एफ और उसकी दूरी पर सी। मैंने एफ पर वस्तु रख दी। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई, मुख्य फोकस से निकल गई। दूसरी कंडीशन ये है सी से इस तरीके से प्रकाश की किरणें निकल जाएंगी
और ये कहीं दूर मिलकर अनंत पर प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। मैंने ऐप वाली कंडीशन, हाँ, यदि वस्तु ऐप पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहीं पर अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण जब वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहीं अनंत पर। वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। सारी कंडीशन रटना थोड़ी है। और अनंत पर हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया, और क्या उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, तो अभी भी उल्टा बनेगा, नेक्स्ट कंडीशन में सीधा बनेगा। और 1 2 3 और आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, तो अभी भी वास्तविक बनेगा। अभी तक सारी ही कंडीशन में वास्तविक बनता आ रहा है। लास्ट कंडीशन है छठवीं, और यही आपका क्वेश्चन था। मैं भी कर सकता था कि जल्दी जल्दी सारे बता देता, लेकिन पहला वीडियो है, तो सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से कर लें। जब अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु रखी हो एफ व पी के बीच में। एफ मतलब क्या होता है? फोकस नहीं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच में। ठीक है, तो बना दिया मैंने ये अवतल दर्पण, बीचों बीच से एक लाइन खींच दी जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये मैंने एफ दे दिया, ये मैंने सी दे दिया। वस्तु हमारी रखी है, यहाँ कहीं पी है, पी और एफ के बीच में। प्रकाश की किरणें गई मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराई और कहाँ से निकल गई? मुख्य फोकस से। नेक्स्ट कंडीशन, वस्तु ए है और सी है ऐसे, और चाहे जितना दूर चली जाए प्रकाश की किरणें कहीं पर मिलेंगे नहीं। अभी इस साइड मिलेंगे, थोड़ी सी आगे बढ़ा देंगे और ये थोड़ी सी आगे बढ़ा देंगे। कहाँ बनेगा? दर्पण की दूसरी ओर। यानी कि अब यदि बोला जाए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दूसरी ओर। सीधा या उल्टा? सीधा, अभी तक उल्टा बनता रहा, अब बनेगा सीधा। वास्तविक या आभासी? तो अभी तक वास्तविक बनता रहा, लेकिन इस बार बनेगा आभासी। छोटा बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ये आपको दिख रहा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। यही हमारा आंसर था छठवीं कंडीशन। अब मैं आंसर फिर से उठाई ले रहा हूँ। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी। तो देखो, अवतल दर्पण में सारी पांचों कंडीशन वास्तविक थी, और जो लास्ट वाली कंडीशन है, छठवीं वाली कंडीशन, सिर्फ इसमें आभासी था, सिर्फ इसमें आभासी था। आप पीछे चल के देख भी सकते हैं। तो बस सीधा, सभी में उल्टे बन रहे थे। जो पांचवी लास्ट कंडीशन है ए वाली, सिर्फ इसमें जो है सीधा बन रहा है। तो अपना आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। आशा है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा भी अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स का, और आशा है कि मैं आपको समझाने में प्रयास करता हूँ। ये देखिए आप, या इस क्वेश्चन में चूँकि मैंने पढ़ लिया है तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में बात हो रही है फोकस दूरी की। कई की बात हो रही है? फोकस दूरी की। आपको याद रखना है क्या? या तो देखो, आपको पता होना चाहिए, एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब आपको रट लेना हो, चाहे याद कर लेना, चाहे रट लेना, आपको याद रखना है यदि अवतल दर्पण है तो एफ हमेशा नेगेटिव होगा। आपको ये चीज़ याद कर लेनी है। यदि अवतल दर्पण होगा तो एफ हमेशा
नेगेटिव होगा, और यदि उत्तल दर्पण है तो याद रखना है आपको एफ हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखो, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की, भैया चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, अवतल है तो हमेशा नेगेटिव होगा। चाहे उत्तल दर्पण हो फिर चाहे हो लेंस, यदि वो उत्तल है तो हमेशा एफ पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगा। तो देखो, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी कैसी है, -15 है। तुम्हें 15 नहीं देखना, तुम्हें देखना है माइनस। और जैसे ही माइनस देखा तो मैंने आपको बताया है कि माइनस की फोकस दूरी तो अवतल दर्पण की होती है और अवतल लेंस की होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों अवतल। आशा है आपको दूसरा क्वेश्चन समझ आया होगा। तो फिर चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। किसी शब्दकोश जैसे कि डिक्शनरी है ना, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, सीधी बात है, कोई बुक है और उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षर हैं। अब पूछ रहा है कि बताओ आप किस लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, और याद हो जाए तो ठीक है। तो देखो, बात हो रही है लेंस की, और चूंकि आपको पता होगा कि दो प्रकार के लेंस होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव में हमेशा, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है नेगेटिव में हमेशा। तो एक चीज़ और आपको याद रख लेना है कि देखो, बिल्कुल ये चीज़ भी आपको रट लेनी है, क्या कि जो अवतल लेंस होगा और जो उत्तल लेंस होगा, तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस कुछ इस तरीके का होता है, अवतल लेंस कुछ इस तरीके का होता है, उत्तल लेंस कुछ इस तरीके का होता है, कुछ यूं। ठीक है, कुछ यूं होता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको कि जो उत्तल लेंस है वो छोटी चीज़ों को ए है क्या कि जो अवतल लेंस है वो छोटी चीज़ों को, छोटी अक्षरों को बड़ा दिखाता है, और जो आपका उत्तल लेंस होता है वो दूर की चीज़ों को, चीज़ों को पास दिखाता है। चलो मैं आपको एक छोटा सा डेमो और देता हूँ, देखो, अब चूंकि मैं सिलेबस से बाहर जा रहा हूँ, तो चूंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पता है ना आपको दृष्टि दोष, आपको पता है ना दृष्टि दोष दो प्रकार के, पहला होता है दूरदृष्टि दोष, और दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष। तो आपको याद रखना है, देखो दू में ऊ की मात्रा है ना, वो यानी कि दूर दृष्टि दोष में अपन लोग प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष में उत्तल हो गया तो दूसरा क्या हो गया, अवतल। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते, ये वाली बात आपको
याद रखनी है। आने वाले प्रश्नों में, आने वाले सेटों में इन दोनों का जरूर इन पे से संबंधित प्रश्न होंगे, तो उस समय पर मैं सीधे आंसर बता के आगे निकल जाऊंगा। तो अब देखो दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष ऐसा दोष होता है, दूरदृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अब देखो क्वेश्चन था लेंस वाला, मैं आपको ले गया इधर, मैं आपको इधर इसलिए ले गया हूँ तो आप लोग ये समझ जाओ कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें पास की वस्तुओं को देखने के लिए यूज करते हैं, और जो अवतल लेंस होता है उसमें दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया था, आंसर है यहाँ पर ए। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और पास की वस्तुओं को देखने के लिए अपन लोग प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। ठीक है, अब देखो शब्दकोश में पाए जाने वाले अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखो पास की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस, इतना तो क्लियर है कि उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे पास की चीज़ों को देखने के लिए उत्तल लेंस, ये तो क्लियर है, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो हमको कंफ्यूज कर रहे हैं, पहला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और दूसरा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक फॉर्मूला आता था, आपने सीखा होगा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है 100/f, कब, जब f जो है सेंटीमीटर में होता है, चूँकि हमारे सवालों में सेंटीमीटर में है f। ठीक है, तो देखो अब दोनों ही कंडीशन में सॉल्व कर लो, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लो, है ना, इस वाले फॉर्मूले का, और जहाँ पर आपका पावर ज़्यादा आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। ऐसे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, कम पावर के चश्मे से आपको अच्छा दिखेगा या ज़्यादा पावर के चश्मे से आपको अच्छा दिखेगा? तो मेरे ख्याल से ज़्यादा पावर के चश्मे से आपको अच्छा दिखेगा। तो देखेंगे 100/f, f का मान क्या है 50, यानी कि 100/50, यानी कि 50 दूनी 100, यानी कि 2 डायोप्टर। यहाँ पर हमारा जो पावर आया है 2 डायोप्टर आया है, और यहाँ पर देखो 100/10, 1 0 से 1 0, यानी कि 10 डायोप्टर। सीधी बात है भाई कि ज़्यादा
पावर वाले चश्मे से हमको ज़्यादा दिखेगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस का प्रयोग हम करेंगे काय के लिए, शब्दकोश को पढ़ने के लिए। अगला देखो ये काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए, लेकिन अब आशा करेंगे जल्दी जल्दी हो जाए। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना दृष्टिपटल। कुछ इस तरीके से आँख का स्ट्रक्चर होता है, और जो लास्ट वाली लाइन होती है यहीं पर हमारी आँखों का प्रतिबिंब बनता है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दृष्टिपटल। अगला देखो ये क्वेश्चन कितना कठिन। वास्तव में इसकी वैल्यू 1 नंबर नहीं, कम से कम 4 नंबर की वैल्यू होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सल्यूशन जाता है इसका। मैं आपको किसी दिन जब 4 नंबर में आएगा तो मैं आपको समझा भी दूंगा, और ये चूँकि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है तो अभी आप रट लो इसका आंसर। 1/4 आंसर होता है, अभी आप रट लो। और एक मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, आगे किसी सेट में हमको 4 नंबर में सेम सवाल मिलेगा, तो वहाँ पर अपन लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व भी करेंगे। अपन को एक फॉर्मूला याद रखना, H = B²/RT। ये वाला फॉर्मूला लगना है। तो फिर से बोल रहा हूँ कि ये सवाल बहुत बड़ा जाएगा, तो जिस दिन 4 नंबर का आएगा तो हम आगे सॉल्व कर लेंगे। अभी आप लोगों को 1/4 याद कर लेना है। ये देखो विद्युत धारा यानी कि जो आपकी वायर्स में करंट आती है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। जनित्र का अंग्रेजी में नाम है जनरेटर, हिंदी में कहते हैं जनित्र और अंग्रेजी में है जनरेटर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो अब चूंकि ये वाला आंसर आप लोग याद कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ये वाला अब आपको रट लेना है। ठीक है, चलो अब अपन लोगों के फिजिक्स के चूँकि 30 मिनट में 7 क्वेश्चन हुए हैं, अपन लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा समय खर्च कर दिया था अवतल दर्पण वाले में, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और 2023 में हर सेट में वो क्वेश्चन आया था, इसलिए वो इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है। चलो केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उपखंड खा। तो अम्ल और क्षार के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स मैं अपने क्लास में भी बताता हूँ। एक लड़की है जिसका नाम है नियल। यदि आप ये अब नाम याद कर लेंगे ना, तो आपको अम्ल और क्षार कौन नीले से लाल करता है और कौन लाल से नीला करता है, आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। कैसे, तो देखो भैया, बीच में दिख रहा है आपको अम्ल, बीच में आपको दिख रहा है अम्ल, ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है नी से मतलब होता है नीला और ला से मतलब होता है लाल। तो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता। कैसे कर देता? लाल कर देता। और जो इसके अपोजिट में क्या होता है? इसके अपोजिट में होता है क्षार। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, अगला देखो। तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत, हाँ एक चीज़ और, ये जो अम्ल हो, देखो मैंने एक पीएच स्केल बना दी है, मैंने, ठीक है। तो देखो बीचों बीच होता है 7, मैंने पीएच लिख दिया है, और 7 का मतलब होता है उदासीन, 7 का मतलब होता है उदासीन विलयन। यदि किसी विलयन का 7 से कम पीएच मान है, पीएच मान 7 से कम है, तो वो कहलाता है अम्ल। यदि किसी का विलयन का मान 7 से कम है तो वो कहलाता है अम्ल।
और किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो कहलाता है क्षार। आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है। तो देखो सारी बातें कर ली। अम्ल है तो नीले लिटमस को लाल कर देता, क्षार है तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। आप लोग कोई और भी होता तो कहता कि देखो भैया एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देते, इसका पीएच मान सीधी भी बताया जा सकता है 8। लेकिन मैं आपको पूरा जड़ से ख़त्म करता हूँ कि चाहे क्वेश्चन जैसा भी आ जाए आपसे बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कीटोनी समूह नहीं। अगला क्वेश्चन है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, हाइड्रोजन गैस। ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, हाइड्रोजन गैस।